बोलो। हेलो हेलो, जा रही है आवाज? हेलो, अब नहीं जा रही। आ रही है सर, आवाज आ रही है। हेलो, आ रही है। जी जी आ रही है सर। चलें, सही है। अच्छा, अगर किसी वक्त भी डिस्कनेक्शन हो तो ये जो मेरा लैपटॉप है ना, ये गड़बड़ कर रहा है। कनेक्शन और वाईफाई तो सही आ रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम चल रही है। तो एक दो मिनट बस वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह दोबारा आ जाएगा। ये सही है। अच्छा जनाब, लास्ट टाइम हमने मॉडर्न फिजिक्स इब्तदा की थी, और और इस डिस्कशन को कंप्लीट तो नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दोबारा इसका ओवरव्यू एक छोटा सा दे दूं। हमने कहा था कि ये फिज़िक्स पेपर 4 है, और इसका नाम मॉडर्न फिज़िक्स है। इसका जो सिलेबस है वो 4 चैप्टर्स पर मुश्तमल है, और वो 4 चैप्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले को एटॉमिक फ़िज़िक्स और दूसरे को न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का नाम दिया था। फिर बात शुरू हुई थी हमारी कि फ़िज़िक्स, मॉडर्न फ़िज़िक्स में क्या फ़र्क है। तो आपने कहा मॉडर्न फिज़िक्स तो खैर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारा पूरा सिलेबस है। लेकिन जितनी भी फ़िज़िक्स 1901 से पहले थी, वो सब क्लासिकल फ़िज़िक्स कहलाती थी। और इस क्लासिकल फ़िज़िक्स को इस क्लासिकल फ़िज़िक्स की जो डेफिनेशन हमारे सामने थी, वो बड़ी सिंपल सी थी। Physics is a branch of knowledge in which we discuss the matter and energy. लेकिन क्लासिकल फ़िज़िक्स के हवाले से मैटर और एनर्जी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मैटर पार्टिकल नेचर रखता है, पार्टिकल डिसकंटिन्यूअस होते हैं। एनर्जी वेव नेचर रखती है, और वेव की ख़ास बात उसकी कंटिन्यूटी है। दैट इज़ द क्लासिकल फिज़िक्स। फिर हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को बहुत डिस्कस किया कि मैटर के बारे में कौन कौन सी थ्योरीज हमारे पास हैं, मैटर के बारे में क्या क्या अब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो उसमें आपने देखा था कि हमने 3000 BC से, यानी आज से तकरीबन 5000 साल पहले की बात शुरू की थी। उसको डिस्कस किया, ग्रीक्स मॉडल को डिस्कस किया। फिर उसके बाद कोई मॉडल नहीं है बड़ी दूर दूर तक। फिर हमने डाल्टन का एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया, एंड सो ऑन। यानी हम पहुंच गए थे राइट हैंड साइड पर। बोर्ड्स मॉडल और रदरफोर्ड मैंने डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं किए कि इनको हम बाद में तफसील से बात करेंगे। राइट हैंड साइड,
इसमें मुख्तसरन मैंने आपको बताया था कि एनर्जी के बारे में पहले न्यूटन ने कहा, लेकिन उसने कहा था कि एनर्जी भी पार्टिकल नेचर रखती है, लेकिन इस सिलसिले में वो कोई सबूत नहीं फराहम कर सका। उसी के ज़माने में एक और साहब थे, उनका नाम था हाइजेंस। उन्होंने कहा नहीं, एनर्जी वेव नेचर रखती है। हाइजेंस प्रिंसिपल के नाम पर उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए और अपनी थ्योरी से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की वजाहत की। चुनाचे उनकी थ्योरी बड़ी कामयाब हुई और इस तरह 1640 में एनर्जी को वेव नेचर सपोज किया गया। उनके बाद 1734 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था यंग्स। यंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का साइंटिस्ट था। उसने एनर्जी यानी लाइट के लिए इंटरफेरेंस करके दिखाया। ये वही ये यंग मॉडल्स वाले ना सर? ये ये यंग वो मॉडल्स बनाया जिसने। यंग मॉडल्स वाला। डबल स्लेट से किया था ना इसने? जी जी, डबल स्लिट से, यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है वो। और उस एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो गई कि एनर्जी की नेचर वेव नेचर होती है। सर पार्टिकल भी तो हुई थी सर उसमें। नहीं, यहाँ नहीं। ये सर जो क्योंकि वो डार्क फ्रिंजेस भी तो बन रहे थे सर उसमें। तो उससे पार्टिकल का क्या तस्वुर है? सर उसमें उसने यही प्रूव की थी कि पार्टिकल भी कभी वो करती है, कभी वेव भी। नहीं, वो बात जो आप कर रहे हैं जी जी। बहुत बाद में हुई है, यानी तकरीबन 1920-22 के करीब। अच्छा सर वो तो और अभी जो डुअल नेचर ऑफ लाइट था ना, उसके हिसाब से हुआ था। हाँ, लेकिन अभी तो ड्यूएल का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ तो इस वक्त 1734 की बात हो रही है। 1734, ये बात जहन में जरूर रखें। सही है? ठीक है सर, ठीक है। इसलिए कि हम तो अभी ये देख रहे हैं कि क्लासिकल फिजिक्स बेसिकली क्या है। जो बातें आप कर रहे हैं यकीनन वो आपकी इंफॉर्मेशन में हैं, बट वही तो मॉडर्न फिजिक्स है। ड्यूअल नेचर वाला मामला वही तो हमारा सिलेबस है, लेकिन अभी हम उस जगह पहुंचे ही नहीं हैं। हम तो हिस्ट्री में उस जगह पर मौजूद हैं जब मैटर और एनर्जी अपनी अपनी नेचर रखती थी और उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं बयान किया जाता था। उस वक्त की बात हो रही है। तो थोड़ा सा आप अपने आप को उसी दौर में तसव्वुर करें, क्योंकि आपको मालूम है कि जब 1740 में ये बातें हो रही हैं तो उस वक्त तो कूलम्स ने चार्ज डिस्कवर किया था, कूलम्स लॉ शुरू हुआ था। उसको ये थोड़ी पता था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। ये सब बातें बात की हैं। तो हम जितनी भी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे और जिस दौर की बात कर रहे होंगे, तो ये बात जहन में रहे कि आपके पास इंफॉर्मेशन भी उसी दौर की है। माशाल्लाह आप 2020 के अंदर हैं, बहुत फिजिक्स जानते हैं, बहुत चीज़ें आपके सामने हैं। और आज के दौर में तो नेट आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती है, आपको इंफॉर्मेशन की ढेर लगा देती है। ये दौर बड़ा सिंपल सा है, बड़े सिंपल से एक्सपेरिमेंट है, बहुत सादा सा उनका अरेंजमेंट है। आज का दौर नहीं है। तो ये बात हमेशा जहन में रखें कि जो बातें हम कर रहे हैं वो उसी दौर के हवाले से ही करेंगे, उसी दौर की इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। उस दौर में जो जो डिस्कवरीज हैं और जिस तरह दी जा रही हैं उसी तरह बात की जाएगी। वरना मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने को तो पढ़ लेंगे, लेकिन उसकी वो जो असल रूह है वो आपके सामने नहीं आएगी। यंग ने 1734 में जब ये बात तय कर दी कि इंटरफेरेंस हो रहा है लाइट से, तो ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं वो
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जाहिर कर रही हैं और डार्क फ्रिंजेस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जाहिर कर रही हैं। यानी जहां वेव और पार्टिकल अलग अलग चीजें, वेव फिनोमेना अलग है, पार्टिकल फिनोमेना अलग हैं, ये बड़ी डिफरेंट किस्म की कहानी है क्लासिकल के एतबार से। यंग जब ये तय कर चुका कि इंटरफेरेंस हो रहा है लाइट का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, तो लोगों ने ये तस्लीम किया कि हाँ लाइट वेव नेचर रखती है और इसमें कोई शुबा नहीं है। 1800 के करीब फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर आए, उन्होंने लाइट का डायफ्रैक्शन किया, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सिंगल स्लिट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किए और डायफ्रैक्शन के हवाले से बड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। डायफ्रैक्शन इज आल्सो अ वेव फिनोमेना। इस तरह लाइट की नेचर और कंफर्म हो गई कि दैट इज अ वेव नेचर बिकॉज डायफ्रैक्शन इज आल्सो अ वेव फिनोमेना। 1800 ही के अवाखिर में एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी प्रोवाइड की हमें और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी देने का मतलब ये जितनी भी वेव्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती हैं। उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में और बहुत तफसील प्रोवाइड की और लाइट को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा और इस सिलसिले में उसने बहुत लंबी चौड़ी थ्योरीज और इक्वेशंस और चीज़ें प्रोवाइड की। चुनाचे अब आप देख रहे हैं कि न्यूटन के बाद जो भी साइंटिस्ट आ रहा है वो सब लाइट को वेव नेचर कह रहे हैं। 350 साल तकरीबन इस वेव नेचर पे लगे। हम इतनी आसानी से लाइट की वेव नेचर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैक्सवेल ने मज़ीद क्या प्रोवाइड किया उसकी तफसील अभी मैं आगे आपको देता हूँ, लेकिन मैक्सवेल के बाद 1901 में एक और साहब आए जिनका नाम था प्लैंक्स। प्लैंक साहब, प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी दी। इस क्वांटम थ्योरी से एनर्जी की नेचर अगेन पार्टिकल नेचर हो गई, लेकिन इनके पास भी कोई सबूत नहीं था। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है भाई, अगर पार्टिकल है एनर्जी तो इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है, डायफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। और वो जो थ्योरीज हम 450 साल से मैक्सवेल की थ्योरी की साथ साथ जो उससे कुछ दूर पहले ही मिली, कैसे नज़रअंदाज कर दें इन सब बातों को। चुनांचे लोगों ने प्लैंक्स की थ्योरी को तस्लीम नहीं किया। प्लैंक्स की थ्योरी से ही हमारा आगाज़ होता है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा पहले मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में चाहेंगे कि हमें उसके बारे में थोड़ा पता चले। देखिए मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसने कहा ये तमाम वेव्स जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर हमें ख़ास तरतीब में दिखाएं स्केल पे, तो उस स्केल को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपके सामने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मौजूद है। आप देखें बीच में इस स्केल के एक छोटा सा शेडेड पोर्शन है। इस शेडेड पोर्शन को हम विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। विजिबल यानी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख सकते हैं। उर्फ़ आम में हम इसे लाइट कहते हैं। अब आप उसको जिस अंदाज से भी ध्यान में रखें, लाइट ही की बदौलत हम चीज़ों को देखते हैं।
अगर लाइट ना हो तो हम चीज़ों को नहीं देख सकते, और हमारे लिए लाइट का कोई भी सोर्स हो, चाहे वो सन हो या कोई और सोर्स हो, वो सब के सब हमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने सन स्पेक्ट्रम बनाया है। ऐसा घबराने की बात नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में कोई बल्ब जल रहा है और वो लाइट सोर्स दे रहा है तो उसमें ये सारी वेव्स होंगी, नहीं। दैट इज कॉल्ड द सन स्पेक्ट्रम, सन से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स है। विजिबल 7 कलर्स पर मुश्तमल होती है, जिसमें सबसे छोटी वेवलेंथ वायलेट होती है और सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड होती है। क्या तरतीब होती है इनकी? रेड 7300 एंगस्ट्रॉम, वायलेट 4500 एंगस्ट्रॉम। मैंने पहले रेड लिखा है आर, फिर ओ यानी ऑरेंज। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वेवलेंथ कम होगी तो रेड ऑरेंज की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ऑरेंज येलो में बढ़ने फ्रीक्वेंसी बढ़ने की सूरत में, येलो ग्रीन, green becomes blue, indigo and violet। ये वो तरतीब है। ये 7 कलर्स हैं हमारे, रेनबो कलर भी कहलाते हैं। 4500 एंगस्ट्रॉम टू 7300 एंगस्ट्रॉम। आप जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। अगर मैं नैनोमीटर में लिखना चाहूँ तो इसी के लेफ्ट पे नैनोमीटर में लिखा हुआ है, यानी 450 नैनोमीटर, 730 नैनोमीटर। 1 nanometer is equal to the 10 to the power -9 मीटर। राइट पे आइए, यही चीज माइक्रोमीटर में लिखी हुई है। 0.45 माइक्रोमीटर से 0.73 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6। सिर्फ यूनिट के फर्क हैं, रेंज सब विजिबल की। अब ज़रूरी नहीं है कि हम रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट ही कहें, उल्टा भी कह सकते हैं, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, YOR, ऑरेंज एंड रेड। ये छोटी क्लासेस में मोस्टली इस तरतीब से याद कराते हैं। तो इस तरतीब की वजह छोटे से बड़े की तरफ है। स्पेक्ट्रम में आपको मैंने लेफ्ट टू राइट, बड़े से छोटे की तरफ लिखा हुआ, नथिंग, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, बस। इसके अलावा इस स्केल पर जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखी हुई हैं उन्हें हम नहीं देख सकते। राइट पर वेवलेंथ छोटी हो रही है, लेफ्ट पे वेवलेंथ बढ़ रही है। वायलेट के बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हम उन्हें अल्ट्रा वायलेट का नाम देते हैं। सेम एज अल्ट्रा वायलेट से भी छोटी हो जाए तो एक्स रेस, एक्स रेस से भी छोटी हो जाए तो गैमा रेस, गैमा रेस से भी छोटी हो जाए तो कॉस्मिक रेस। एंड द वेवलेंथ ऑफ द कॉस्मिक रेस approximately 10 to the power -22, -22 इतनी छोटी हो जाती है। रेड से बड़ी सर ये, सर, ये अगर इतनी छोटी होती होगी सर, इसकी फ्रीक्वेंसी भी इतनी ज्यादा हाई हो जाती होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है। तो सर ये फिर मतलब नुकसान वगैरह बहुत पहुंचाती होंगी ये सारी रेज में? बिल्कुल, एक्स रेज से लेकर अल्ट्रा वायलेट भी अगर बड़ी मिकदार में आए तो स्किन कैंसर करती है। एक्स रे, गैमा रे और कॉस्मिक रे इतनी आज़ादी से हमारे एटमॉस्फेयर से गुजर कर ज़मीन की सतह पर पहुंच नहीं पाती। एब्जॉर्ब होते हुए इनकी फ्रीक्वेंसी में तब्दीली आ जाती है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट की सूरत में ज़रूर आती हैं। और अगर बड़ी मकदार में, जहाँ ओजोन लेयर डिस्टर्ब हुई भी हो, वहाँ बड़ी मकदार में अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, जिससे इंसान के जिस्म के जो सेल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और स्किन कैंसर हो जाता है। तो इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। लेफ्ट पे चले तो रेड से बड़ी वेवलेंथ IR यानी इंफ्रारेड कहलाती है। ये भी नज़र नहीं आती,
लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए हैं वो हीट वेव्स हैं। हीट वेव्स ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो टेम्परेचर इफेक्ट्स रखती हैं, हमें एहसास दिलाती हैं गर्मी का, नज़र नहीं आती लेकिन इंफ्रारेड कहलाती हैं। इंफ्रारेड से बड़ी हो जाए तो माइक्रोवेव, जिन पे हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन और आपका मोबाइल और बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट करती हैं, इनमें भी टेम्परेचर इफेक्ट्स होते हैं, जिसका नतीजा आप देखते हैं कि आपके घर में माइक्रोवेव ओवन मौजूद होगा, उसमें चीज़ों को आप गर्म करते हैं। माइक्रोवेव से भी बड़ी हो जाए तो टेलीवेव्स, जो टेलीविज़न कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस दोनों करती हैं, और उससे भी बड़ी हो जाए तो रेडियो वेव्स। ये बहुत बड़ी हो जाती हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स किलोमीटर तक में होती हैं, एक एक वेव एक एक किलोमीटर में होती हैं। टेलीवेव उससे छोटी, माइक्रोवेव उससे छोटी, आईआर उससे छोटी, फिर विजिबल आ जाती है जो हमें चीज़ों को दिखाने का इंतज़ाम करती है, और फिर ये राइट पे बढ़ते हुए छोटी से छोटी होती चली जाती हैं। तो उधर मैं बात कर रहा हूँ किलोमीटर तक की, यानी 1000 मीटर तक की, और राइट पे मैं बात कर रहा हूँ 10⁻⁻22 मीटर, इतनी छोटी। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सबकी नेचर एक जैसी है, सब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से बनती हैं। उनका प्रोडक्शन मैं और आगे बताऊंगा अभी आपको। हमारी जो ये क्लास है इसका टाइम तकरीबन 10 मिनट रह गया है, दरमियान में यकीनन ये डिसकंटिन्यू होगा। इसके बाद आपकी कोई क्लास है क्या? यस सर, मैथ्स की। अच्छा, और मंडे वाले दिन जो है करीमुल्ला, मंडे वाले दिन जो है वो कोई क्लास नहीं है शायद आप लोगों की। मंडे के दिन आई थिंक देखता हूँ सर। क्योंकि मंडे वाले दिन मैं 2 क्लास ही लूँगा, फिर एक एक क्लास में काम नहीं बनेगा। अभी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ होता है मंडे की दिन जो है ना 12-20 के आगे क्लास नहीं है। मेरी क्लास के बाद है कोई? मंडे आपकी क्लास के बाद केमिस्ट्री वालों की केमिस्ट्री है, फिर वो 12-20 पे ख़त्म हो जाती है। अच्छा, फिर कल इसके की आगे नहीं है। फ्राइडे की क्या सूरत हाल है कल की? फ्राइडे की जो है ना क्लासेस है, और 9:50 पे क्लास नहीं है। फर्स्ट क्लास है 9 से लेकर 9:50 तक, फिर इसके बाद ऑफ है। फिर थर्ड क्लास जो है ना हमारे टीचर ने क्लास रखी है केमिस्ट्री की। ये फ्राइडे में। जी, फ्राइडे को 9:50 पे हमारी केमिस्ट्री की टीचर ने क्लास रखी हुई है। सही है, फिर नहीं होगा क्लास। तो मेरी क्लास के बाद है? आपकी क्लास के बाद केमिस्ट्री की क्लास है। नहीं, वो कैंसिल है, फिर वो नहीं होगी। चलिए सही है। केमिस्ट्री की क्लास सिर्फ 9:50 पर होगी, उसके बाद नहीं होगी। वो जो आपकी क्लास के बाद है वो चलिए सही है। अभी जो है वो फिर इस क्लास का टाइम तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है, तो अभी मैं इसको जहाँ तक भी कंटिन्यू होता है करता हूँ। फिर मैं करीमुल्लाह मुझे फ़ोन करना किसी वक्त, फिर मैं उसको देखकर और ज़रा इनसे मालूमात सारी ले लेना, ठीक है। स्टूडेंट से मालूमात ले लेना कि किसकी कब क्लास है, क्योंकि मैं 2 क्लास एक साथ करना चाह रहा हूँ, एक में काम नहीं बनता। चलिए जी, तो बात कर रहे थे हम इन सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी है वो सेम होती है। कितनी वेलोसिटी होती है? इनकी वेलोसिटी होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या आप कह सकते हैं कि 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। ये सारे यूनिट चेंज हैं और सब एक ही चीज़ को जाहिर कर रहे हैं। बेइंतहा ज़्यादा वेलोसिटी, यानी लाइट भी 1 सेकंड के अंदर
तकरीबन 3 लाख किलोमीटर का फासला तय कर लेती है। तो सूरज से हम तक जो लाइट है वो तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है, क्योंकि सूरज हमसे 9 करोड़ और 27 लाख मील दूर है। तो जब वहां से लाइट चलती है तो इस सारे रास्ते को तय करती हुई तकरीबन 8 मिनट और 20 सेकंड लेती है। इतनी ज़्यादा वेलोसिटी, इससे ज़्यादा वेलोसिटी अभी तक हमारी कायनात में किसी चीज़ की नहीं है। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। तो आपके सराउंडिंग में बेतहाशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लेकिन जो छोटा पोर्शन है एक्स रे, गैमा रे, कॉस्मिक रे, ये इतनी आज़ादी से एटमॉस्फेयर में नहीं होती, आर्टिफिशियली हम प्रोड्यूस करते हैं। सबका कोई ना कोई काम है, सब कहीं ना कहीं यूज़ हो रही हैं, और हमारी दुनिया को आज इतना एडवांस बनाने में मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसके नज़दीक एनर्जी वेव नेचर रखती है। ये बात सबसे ज़्यादा जहन में रखें। प्रोड्यूस कैसे होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसे गौर से देखिए। इसमें हम ये कहते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि ये जो मेरे पास फिगर है, जिसके अंदर एक स्प्रिंग के साथ एक मास कनेक्ट है, और अगर मैं इसे राइट पर डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो ये ऑसिलेट करेगा। इसकी इस ऑसिलेशंस की अगर मुझे इक्वेशन बनानी हो, जो कि उमूमन छोटी क्लासेस के अंदर बनाई गई हैं, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू माइनस के एक्स, जो फोर्स प्रोवाइड हो रही है इसके एक्सेलरेशन के लिए, इसकी वाइब्रेशंस के लिए, वो इलास्टिक फोर्स है। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके मैं ये इक्वेशन बना लेता हूँ। ये बड़ी सिंपल सी 3 लाइन की इक्वेशन जो छोटी क्लासेस के अंदर हम पढ़ते हैं। अगर गौर करें तो इस इक्वेशन को मैं कहता हूँ कि ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे? एक्सेलरेशन x का सेकंड डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का। चुनाचे अगर हम इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्सेलरेशन है, ये राइट हैंड साइड को लेफ्ट पे ले आया मैं, प्लस k बाय एम एक्स, इसमें k बाय एम को एक कांस्टेंट तस्वुर करते हुए ओमेगा स्क्वायर इस तरह लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं सोल्यूशन निकालूं, जो कि उसके जो मुरवजा मेथड्स हैं, जो उसके तरीक़ाकार है, तो ये इसका सोल्यूशन आएगा। x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस वाई, जहाँ ओमेगा अंडर रूट k बाय एम के बराबर होगा। अब अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए इस इक्वेशन को, तो साफ पता चल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। यानी मेरे लिए ग्राफिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन का ये ग्राफ मिलेगा, जो आपको क्या बता रहा है कि ये चीज़ ऑसिलेट कर रही है, मैक्सिमम होती है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। यानी इसका ग्राफ मुझे इस अंदाज का मिलेगा। सर इसका ये जो फाइनल आंसर है, ये सॉल्यूशन है x इक्वल टू x नॉट का ओमेगा टी प्लस पाई, ये हम कैसे मतलब निकाल सकते हैं। जैसे आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें आ जाती है ये। हो सकता है आपने वेव एंड ऑसिलेशन पढ़ते हुए निकाली भी हो। सर ये निकलवाई थी सर ने। हाँ, बहुत सिंपल सी सेकंड ऑर्डर सर ड्राइव नहीं कराई थी, बस उसने भी ऐसे ही कहा था कि ये हो जाएगा, ये वो, बस ये मोहित को पता नहीं, उसने ड्राइव किए होंगे ना। मेरे पास मोहित ड्राइव है, आइए तो मैं भेज दूंगा। चलें, सही है। अगर नहीं तो मैं किसी वक्त आपको बता दूंगा कि हाउ वी कैन solve the second order differential equation up to the solution x is equal to x naught cos omega t plus phi। हर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का तकरीबन यही सोल्यूशन होता है। लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देख रहे हैं आप, कि ऑसिलेट करती हुई चीज वेव जनरेट करती है, और टाइम के साथ साथ ये वेव
प्रोग्रेस होती है। और क्या बात नोट कर रहे हैं मजीद इसके अंदर आप, कि इसमें कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही। जब तक ये ऑसिलेट करेगा इसी तरह वेव आपके सामने है, इसी तरह प्रोड्यूस होती रहेगी, चाहे उसको हजारों साल लग जाएं। हाँ, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा अगर फ्रिक्शन है तब। और एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है? एक्स नॉट, यानी वेव का क्रस्ट या ट्रफ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और ऑसिलेट करने वाली चीज़ का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फिगर में मौजूद है। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर ये मैकेनिकल ऑसिलेटर वेव जनरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर, जो उस जमाने के एटम को कहा गया, जब वो ऑसिलेट करता है तो वो इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। ख्याल रखिएगा किसी वक्त भी क्लास ऑफ हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कल मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूँगा इसी टाइम के ऊपर। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन की बात करते हुए अपने चैप्टर के ऊपर पहुँच जाएंगे, पहले चैप्टर पर, यानी वहाँ से हम अपना बाकायदा सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी बातें जितनी भी मैंने सर ये स्क्रीन पर ये रेड पट्टी आ रही है,